नमस्कार मित्रों, कैसे हो भाई। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो आज अपने आगे के पार्ट पर बात करने जा रहे हैं। अपने पिछले पार्ट तक जो कंप्लीट किया था वो आप अगर नहीं देख पाए हैं, आप पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो अपने पीछे का पार्ट किया है, साइंस की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज अपने आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो अपने पेज को फॉलो कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा साइंस का। तो जुड़ रहिए। हर आने वाली वैकेंसी के लिए आपके लिए कोर्स सहायक होगा। देखिए, अपने पीछे कर लिया था मोमेंटम तक, यानी संवेग कर रहे थे, संवेग कर चुके थे अपने। तो संवेग के बाद में बात आती है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो अपने बात करते हैं न्यूटन के गति के नियमों पर। तो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। अपने बात करते हैं पहले प्रथम नियम पर। तो गति का प्रथम नियम या न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम। तो बात करते हैं क्या है ये। न्यूटन ने गति का जो नियम दिया था, इसमें उसने कहा कि कोई भी वस्तु जो है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी वस्तु जो है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, रुकी हुई अवस्था में है, तो वो गति का विरोध करेगी। अगर गतिशील अवस्था में है तो वो विरामावस्था में आने के लिए विरोध करेगी, यानी वो गति ही करता रहना चाहेगी। और अगर कोई वस्तु पर्टिकुलर दिशा में जा रही है तो वो उस दिशा में ही जाना चाहिए, यानी अगर अपने उसमें दिशा परिवर्तन करेगी तो भी वो उसका विरोध करेगी। यानी वस्तु में आप किसी भी प्रकार की स्थिति का परिवर्तन कर लीजिए, वो उस परिवर्तन का विरोध करेगी। तो अपने बात करते हैं पहले कि वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। विरोध करती है। अब देखिए आगे न्यूटन ने क्या कहा। न्यूटन ने कहा कि कोई भी वस्तु जो है वो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, और वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जो वस्तु के विरोध करने का गुण है, इसको न्यूटन ने नाम दिया जड़त्व। तो वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। अब अपने बात करते हैं कि जड़त्व क्या है। जड़त्व क्या है, तो बात करते हैं जड़त्व पर। जड़त्व एक्चुअल में देखिएगा शब्द से ही स्पष्ट है, यानी जड़ता का गुण। यानी वस्तु जो है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना चाहेगी, यानी वो एक प्रकार से जड़ बनी हुई है। अगर वो रुकी हुई है तो रुकी ही रहना चाहेगी, अगर वो गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगी, और एक पर्टिकुलर दिशा में गति कर रही है तो वो उस दिशा में ही गति करना चाहेगी। यानी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का जो विरोध कर रही है, इसे ही जड़त्व कहते हैं। तो
उम्मीद करता हूं कि जड़त्व जो है ये आप समझ गए होंगे क्या होगा कि वस्तु की स्थिति परिवर्तन का जो विरोध करती है उस गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं जड़त्व तीन प्रकार का होता है। तो मैं यहाँ पे भाषा लिख देता हूं। वस्तु के स्थिति परिवर्तन के विरोध का गुण क्या कहलाता है, जड़त्व या जड़त्व कह सकते हैं। अब अपने बात करते हैं कि जड़त्व कितने प्रकार का होता है। तो जड़त्व तीन प्रकार का होता है। जड़त्व तीन प्रकार का होता है, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए गति का जड़त्व, पहला क्या है गति का जड़त्व। क्या है कि वस्तु जो है वो गतिशील अवस्था में अगर है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहिए। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना किया जाए, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दें। यानी जैसे अगर कोई गाड़ी किसी दिशा में जा रही है तो वो गति करती ही रहना चाहिए उसी स्पीड से, जब तक कि अपने उस पर ब्रेक लगाकर उसे रोक ना दे। तो आप कहेंगे सर अगर ये इस प्रकार चलती रहेगी गाड़ी तो इसमें ईंधन डालने की क्या जरूरत है। यानी कि अगर एक प्रकार से गाड़ी को अगर पहली बार चला दिया गया है और कुछ देर बाद न्यूटन के नियम के अनुसार वो अपने आप ही गति करती रहेगी तो उसमें फिर ईंधन डालने की कहाँ जरूरत है। यानी वो बगैर ईंधन के ही चलती रहना चाहिए। तो यहाँ पर समझिएगा कुछ बाहरी फोर्स है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, इन बलों के कारण वस्तु में कुछ विरोध होता है, वस्तु की गति का विरोध होता है जिसके कारण वस्तु रुक जाती है। तो इसी कारण वस्तु सदैव गति करती हुई नहीं रहती, यानी उस पर कुछ भारी बल कार्य करते हैं। तो अगर वो भारी बल कार्य ना करे तो क्या है कि वस्तु गति करती ही रहेगी। तो क्या है, वस्तु अपनी गतिशील अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना किया जाए। ये हो गया गति का जड़त्व। अब आगे बढ़ते हैं विराम के जड़त्व पर। 2 नंबर जो जड़त्व है वो है विराम का जड़त्व। ये क्या है देखिएगा, विराम का जड़त्व। तो क्या है कि कोई भी वस्तु जो कि विरामावस्था में है अपनी विरामावस्था में ही रहना चाहिए जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इसका मतलब अगर कोई रुकी हुई वस्तु है तो उसको चलाने के लिए, उसको गति प्रदान करने के लिए हमें कोई ना कोई बाहरी बल लगाना पड़ेगा, वही उसी के कारण वो गति कर पाएगी वस्तु। बिना उसमें अगर कहीं बल लगाए अपने गतिशील अवस्था प्रदान करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। तो वो विराम का जड़त्व कहता है। अगर उदाहरण के रूप में अपन समझें, पहले अपन देख लेते हैं गति के जड़त्व के उदाहरण।
उसके भी उदाहरण देखेंगे बाद में। गति के जड़त्व में अगर आपने देखें तो क्या है कि कई बार अपने बस वगैरह में जा रहे होते हैं या बाइक पर जा रहे होते हैं और बाइक पर चलते चलते अचानक अपने ब्रेक लगा दें तो अपन आगे की ओर गिरने लग जाते हैं। तो यही कारण होता है कि अपनी जो बॉडी होती है वो गतिशील अवस्था में होती है और गति ही करती रहना चाहती है। और अपन अगर अचानक से ब्रेक लगाकर गाड़ी या बाइक को रोक देंगे तो अपनी जो बॉडी है उसका नीचे का हिस्सा जो है बाइक के संपर्क में है वो तो विरामावस्था में आ जाएगा बाइक के साथ साथ, लेकिन अपने जो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है वो गति ही करता रहना चाहिए, इसलिए हम थोड़े आगे की ओर झुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे विरामावस्था में आते हैं। इसी प्रकार विराम के जड़त्व का अगर उदाहरण देखें तो अपन देखते हैं कि कई बार किसी गिलास पर आप उदाहरण कर ये प्रयोग करके देख लीजिएगा कि कोई ये गिलास है, इस प्रकार यहाँ पर कोई एक गत्ता रख दीजिए। गत्ता ध्यान रखना इतना चिकना होना चाहिए कि उसका घर्षण बल बिल्कुल शून्य हो। उस गत्ते पर यहाँ पर कोई एक सिक्का रख दीजिए, फिर आप इस गत्ते को अचानक से, याद रखना अचानक से एक धक्का दीजिए तो आप देखेंगे कि ये जो सिक्का है वो इस गिलास के अंदर गिर जाएगा, ना कि साथ साथ गति करेगा। यानी गत्ता जब गतिशील अवस्था में आया तब सिक्का जो है वो विरामावस्था में ही रहना चाहता है, यानी ये विराम का जड़त्व है, तो विरामावस्था के कारण वो नीचे गिर जाएगा और गत्ता आगे गति कर जाएगा। हाँ, अगर अचानक से झटका नहीं देंगे, अचानक से धक्का नहीं लगाएंगे तो ये प्रक्रिया नहीं होगी, फिर तो वो अपने आप साथ में गति ही कर जाएगा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं। कई बार अपने एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कई बार अपने बस में बैठे होते हैं, बस अचानक चल जाती है, अचानक चल जाती है तो अपने क्या है कि रुके हुए होते हैं और अचानक चलने का पीछे का झटका लगता है, यानी अपने वहीं पर रहना चाहते हैं जहां पहले की ओर पहले थे, अपने उसी स्थिति में बना रहना चाहते हैं, इस कारण अपने को पीछे की ओर धक्का लगता है। तो क्या है, वस्तु अपनी विरामावस्था में ही बना रहना चाहती है। जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वस्तु अपनी विरामावस्था में ही बनी रहना चाहती है। जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो ये था विराम का जड़त्व। अब आगे अपने बढ़ते हैं दिशा के जड़त्व पर। तीन नंबर जो है वो है दिशा का जड़त्व। देखिए क्या है, अगर कोई वस्तु किसी पर्टिकुलर दिशा में जा रही है, यानी किसी एक दिशा में गति कर रही है, तो अगर अपन उसकी दिशा में परिवर्तन करना चाहेंगे तो वस्तु अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध करेगी, और यही गुण क्या कहलाता है, दिशा का जड़त्व। उदाहरण देखें अपने, तो अपन मान लो इस प्रकार किसी बाइक में या कोई बस में जा रहे हैं इस प्रकार, और बस को अचानक अपन अंदर की ओर मोड़ दें इस प्रकार, तो अपन क्या है कि बाहर की ओर गिरने लग जाएंगे, क्योंकि अपना जो बॉडी है वो उसी दिशा में जाना चाह रहा है और अपने अंदर की ओर मोड़ दिया बस को, तो इस कारण वो जिसकी दिशा परिवर्तन होगी और अपनी बॉडी जो है वो दिशा परिवर्तन का विरोध करेगी, इसलिए अपने बाहर की ओर गिरेंगे। तो क्या है, वस्तु अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करना चाहती।
नहीं करती जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो यानी अगर अपने बाहरी बल कोई लगाएंगे तो उसकी दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कोई बिना बाहरी बल लगाए अपना चाहे कि उसकी दिशा परिवर्तन हो जाए तो कभी नहीं होगी। तो इस प्रकार ये थे जड़त्व के तीन छोटे छोटे कंटेंट यानी तीन रूल, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अब अपने बढ़ते हैं न्यूटन के दूसरे नियम पर। न्यूटन का प्रथम नियम यही था कि वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना चाहती है और विरोध तब तक करेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना कर दे। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं आगे दूसरे नियम पर। न्यूटन का गति का दूसरा नियम। अब देखिए ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या है कि प्रथम नियम जो है वो बल की परिभाषा देता है, यानी अपने पढ़ा था एक्चुअल में बल है क्या, वो बल की परिभाषा दे रहा था। यहां पर अपने देखेंगे कि बल का परिमाण क्या है, बल का परिमाण निकालेंगे कैसे। यानी न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो बल का गणितीय रूप परिभाषित करता है या बल का परिमाण बताता है। तो इसमें लिखेंगे न्यूटन का दूसरा नियम बल का परिमाण बताता है। अब क्या कहते हैं न्यूटन इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर जो है वो उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक बार सुन लीजिएगा कि किसी भी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर जो है वो उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। ये क्या है समानुपाती? देखिए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं समानुपाती तो इसका मतलब शायद आप ना समझ में, लेकिन अपने कुछ ही पल बाद समझ जाएंगे। देखिए क्या है कि अपने संवेग पर चर्चा पिछले वीडियो में कर ली थी। तो देखिए जैसे इस कंटेंट के अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार अपन लिखें तो बल को F से लिख सकते हैं और संवेग को P से लिखते हैं। दर है इसलिए समय का भाग दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पर D क्यों लगाया, क्योंकि D जो है वो संवेग में परिवर्तन को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसलिए परिवर्तन को दर्शाने के लिए D लगा दिया साथ में। तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती है। ये देखो, इस बल के समानुपाती है ये संवेग परिवर्तन की दर।
तो इसको बोलते हैं, यानी कि अब जिस प्रकार से संवेग परिवर्तन बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से उस पर लगाया गया बल का मान उतना ही ज्यादा होगा। देखिए अब मैं अगर समानुपाती का निशान हटाता हूं तो यहाँ पर एक कोस्टेंट नियतांक आता है के, कोस्टेंट या नियतांक बोलते हैं इसको। इस नियतांक का मान जब अपन प्रयोगों से निकालते हैं तो इसका मान आता है एक, कितना, एक। तो यहां पर रखें तो F का बराबर आ गया dp पॉन dt। P का मान अपने कल ही देखा था कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो संवेग बराबर क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो मैंने P की जगह रख दिया m और v। द्रव्यमान में वस्तु के द्रव्यमान में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, यानी अगर अपने वस्तु पर बल लगाएंगे तो वस्तु के द्रव्यमान में कभी परिवर्तन नहीं होता, केवल उसके वेग में परिवर्तन होता है बल लगाने से। यानी अगर कोई वस्तु बॉल को अपन फेंकेंगे तो उसके द्रव्यमान में कभी परिवर्तन नहीं होगा, वो उतने ही भारी रहेगी, लेकिन उसके वेग में जरूर परिवर्तन हो जाएगा। तो द्रव्यमान को अपन निकाल लेते हैं बाहर और v को रख लेते हैं अंदर, तो वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन की दर को अपने लिखा था त्वरण से, किससे, त्वरण से। तो मैं इसको लिख देता हूं त्वरण। तो ये आ गया बल का मान, यानी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या, न्यूटन। ये हो गया बल का मात्रक। इसी प्रकार अगर अपने बल का एम की पद्धति में मात्रक निकालें तो देखिए द्रव्यमान को अपने किलो में व्यक्त करते हैं और त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये हो गया बल का एम की पद्धति में मात्रक। और सीजीएस पद्धति में बल को बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन। और ये जो एम की पद्धति में है ये 1 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। ये डाइन हो गया सीजीएस पद्धति में। अब अपने बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया बल का मान। इसके उदाहरण अगर अपने देखें तो देखिए यहां से अपने को स्पष्ट पता चल रहा है कि जिस वस्तु में संवेग परिवर्तन ज्यादा होगा इसका मतलब उस पर लगाया गया बल भी ज्यादा होगा। तो कई बार क्या है कि जो खिलाड़ी होते हैं, यहां से अपने को पता चल रहा है कि संपर्क का टाइम जितना ज्यादा होगा उतना ही बल कम लगेगा। कितना, यानी टाइम ज्यादा होगा तो बल कम लगेगा। तो क्या है कि जब खिलाड़ी कैच लेता है तो वो बॉल जब उसके हाथ में संपर्क में आ जाती है तो वो उसको अचानक नहीं रोकता, यानी वो पीछे की ओर हाथ हटाता है, क्योंकि वो वस्तु के बॉल के हाथ के संपर्क में आने का टाइम बढ़ा रहा है, उसको पकड़ने का, उसको रोकने का टाइम बढ़ा रहा है। जितना ही टाइम ज्यादा होगा उतना ही बल का मान कम होगा, इस कारण उसके हाथों पर चोट कम लगेगी। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति ऊपर से छलांग लगाता है, अगर वो फर्श पर लगाएगा तो उसके ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि वो अचानक ही विरामावस्था में आ जाएगा और उसके संवेग में परिवर्तन बहुत ज्यादा हो जाएगा तुरंत ही। तो संवेग में परिवर्तन जल्दी से ना हो, संवेग बिल्कुल ही शून्य ना हो जाए अचानक, इस कारण वो अपने क्या है कि गति जो है वो धीरे धीरे कम करते हैं। इसी प्रकार अगर अपने देखें तो क्या है कि रेत में कूदेंगे तो अपना जो संवेग 0 होने में कुछ टाइम लगेगा, यानी अपने रेत के अंदर धंस जाएंगे तो टाइम लगेगा, इस कारण अपने को रेतीले जगह पर कूदने पर चोट कम लगती है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। अब बढ़ते हैं आगे न्यूटन के तीसरे नियम पर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए क्या है, न्यूटन कहता है इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
यानी आप इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोल सकते हैं। इस नियम के अनुसार अगर किसी वस्तु में किसी भी प्रकार की क्रिया हो रही है तो वो वस्तु उस वस्तु की क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया जरूर करेगी। यानी किसी वस्तु में क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो मैंने यहां पर कहा क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में। अब अपने समझते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से। जैसे अगर कोई सतह पर, यह सतह है और इस पर कोई वस्तु पड़ी है, तो अगर वस्तु इस पर भार लगा रही है, यानी वस्तु का जो भार है वो mg है, तो जितना क्रिया वस्तु इस सतह पर लगा रही है उतना ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल वस्तु पर लगेगा, तभी वस्तु इस सतह पर विरामावस्था में रह पाएगी, यानी रुक पाएगी। वरना अगर ज्यादा होता, विपरीत दिशा में इस पर प्रतिक्रिया बल नहीं लगता, तो वस्तु नीचे की ओर धंस जाती। तो जो प्रतिक्रिया बल है वो बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा, यानी इसकी दिशा जो है उल्टी होगी। बल नीचे की, भार नीचे की ओर लगा है, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर। इसी प्रकार अगर अपने चलते हैं तो अपने जमीन को दबाते हैं अपने पैरों से, और पैरों से जब दबाएंगे तो जमीन के द्वारा भी, पृथ्वी के द्वारा भी हमारे पैरों पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाया जाएगा, तभी अपने आगे बढ़ पाते हैं। अगर पृथ्वी प्रतिक्रिया बल नहीं लगाती तो अपने पैर जमीन के अंदर धंस जाते, लेकिन अपने कभी आगे गति नहीं कर पाते। इसी प्रकार अगर अपने देखें तो कोई रॉकेट जो है, अगर रॉकेट को जब दागा जाता है तो आपने देखा होगा कि उससे बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उष्मा और गैसें निकलती है पीछे की ओर। जितनी ही तेजी से वो गति करेगा उतनी ही तेजी से पीछे की ओर गैसें निकलती है, और वो गैसें जब नीचे की ओर निकलती है तो विपरीत दिशा में उस पर एक बल लगता है, जिसके कारण वो रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। यानी कि वो तभी गति कर पाता है जब उस पर एक विपरीत दिशा में बल लगेगा। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि जब कोई तैराक तैरता है तो वो अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, क्योंकि जब वो पानी से पीछे की ओर धकेलेगा तो पानी उस पर एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाएगा और इस कारण व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा। कुछ उदाहरण के रूप में अगर अपने देखें तो दैनिक जीवन में अपने देखते हैं कि जब फिल्मों वगैरह में कोई रिवॉल्वर से या बंदूक से गोली चलाते हैं तो जिस दिशा में गोली गति करती है ना, उसके विपरीत दिशा में बंदूक को थोड़ा सा झटका महसूस होता है, क्योंकि गोली की दिशा के विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल का अनुभव होता है। तो ये था न्यूटन का गति का तीसरा नियम। अब जो है अपने आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में अपने बात करेंगे बल और बल कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें आपका कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगना है। तो दीजिए सपोर्ट और कर दो सब्सक्राइब। धन्यवाद।